Very good morning to all of you. Today we will see the plastic container. आज हम जो देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि प्लास्टिक कंटेनर क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होती है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. सो इन दैट प्लास्टिक कंटेनर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेज because of its following advantage. So the advantage of plastic container are they are light in weight and can be handled easily. मतलब जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं जैसे कि हम देखते हैं वो लाइट वेट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लास बॉटल्स के, और हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. दूसरा ये कि दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. दे हैव सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ. सो व्हाट डू मीन बाय मैकेनिकल स्ट्रेंथ? कि भाई वो प्रेशर पड़ने पर वो प्रेशर को झेल सकते हैं. उसकी स्ट्रेंथ जो है वो प्लास्टिक की स्ट्रेंथ वो ग्लास कंटेनर से ज़्यादा होती है. अगर हमने ग्लास कंटेनर पर बाहर से प्रेशर क्रिएट किए तो वहाँ पर वो जो ग्लास कंटेनर वो ब्रेक हो सकता है, लेकिन जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है वो ईजिली ब्रेक नहीं होता वो. नेक्स्ट है दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजीली. हम उसको ईजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर, क्योंकि अगर हम ग्लास कंटेनर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमको उसकी प्रिकॉशंस लेनी होती है कि वो कहीं से ब्रेक ना हो. इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको. लेकिन जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो हम इजीली एज़ कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर उसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. दे आर अनब्रेकेबल, वो ब्रेक नहीं होता है ना. ग्लास अगर वो ऊपर से अगर कहीं भी गिर जाता है तो ग्लास ब्रेक हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक ब्रेक नहीं होता. दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स एंड साइज. तो जो प्लास्टिक है वो एज़ कम्पेयर टू ग्लास वेरियस शेप एंड वेरियस साइज में अवेलेबल हो सकता है. नेक्स्ट, दे आर रेजिस्टेंस टू इनऑर्गेनिक केमिकल्स. मतलब जो केमिकल्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स वो उससे रेजिस्टेंस होता है, वो उसके साथ में रिएक्ट नहीं करता. उसके बाद में दे हैव गुड प्रोटेक्शन पावर. तो उसका जो प्रोटेक्शन पावर है वो एज़ कम्पेयर टू ग्लास कैसे होता है, वो अच्छा होता है. दे आर नो चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स एज इट कम्स इन ग्लास कंटेनर्स. मतलब कि क्या कि अगर हम ग्लास कंटेनर्स में बहुत दिनों तक अगर किसी प्रिपरेशन को रखते हैं तो वहाँ पर फ्लेक्स फॉर्म होते हैं ग्लास कंटेनर्स के, लेकिन जो प्लास्टिक का कंटेनर होता है उसमें इस तरह के फ्लेक्स फॉर्म नहीं होते. हाउएवर प्लास्टिक कंटेनर्स हैव सर्टेन डिसएडवांटेजेस. अब जो प्लास्टिक कंटेनर है उसके जितने एडवांटेजेस है उसी के साथ साथ उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. तो उसमें पहला क्या है, दे आर परमिएबल टू वाटर वेपर एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस. मतलब कि जो प्लास्टिक का जो लेयर होता है वो परमिएबल है कि वो प्रिपरेशन में वाटर के वेपर और एटमॉस्फेयर में जो भी गैस प्रेजेंट होती है वो उसमें वो परमिएबल मतलब क्या कि उसकी एंट्री हो सकती है. नेक्स्ट, इट कैन बी विथस्टैंड हीट विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्टिंग. मतलब क्या कि वो अगर हमने उसको हीट अप्लाई किए तो वो स्टेबल, जैसे कि ग्लास को हम अगर हीट अप्लाई करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने से पहले वो एक पर्टिकुलर स्टेबल होते हैं वो. लेकिन इन द केस ऑफ प्लास्टिक अगर हम उसको थोड़ी भी हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है या फिर जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है वहाँ पर. ये इसका डिसएडवांटेज है. दे में इंटरेक्ट विद सर्टन केमिकल टू कॉज सॉफ्टनिंग और डिस्टोर्शन. मतलब क्या कि अगर हम वो जो प्लास्टिक है वो सर्टन केमिकल से रिएक्ट करके जो प्लास्टिक है उसको वो सॉफ्ट कर सकता है, या फिर उसको वो जैसे कि आप देखेंगे कि अगर हमने एसिड को अगर हमने प्लास्टिक की बॉटल्स में रख दिए तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है. तो इस तरह से वहाँ पर हमको उसका साइज़ चेंज हो सकता है, या फिर प्लास्टिक जो है वो सॉफ्ट हो सकता है वहाँ पर केमिकल कुछ केमिकल की साथ रिएक्ट करने पर. नेक्स्ट है दे में एब्जॉर्ब केमिकल सब्सटेंस सच एज प्रिजर्वेटिव फॉर सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें जो हमने केमिकल सब्सटेंस ऐड किए हैं, जो प्रिजर्वेटिव्स में हमने ऐड किए हैं, वो प्लास्टिक क्या करता है, एब्जॉर्ब कर सकता है. दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू ग्लास बॉटल्स. जो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, है ना. नेक्स्ट है 6,
स्पेशल टाइप ऑफ गम और अधेसिव रिक्वायर्ड फॉर लेबलिंग। जैसे कि आपको पता है कि अगर प्लास्टिक की बोतल पे आपको अगर कोई चीज़ को स्टिक करना हो तो आपको एक स्पेशल टाइप का गम वहाँ पर लगता है लेबलिंग करने के लिए। इसी तरह से अब हम देखेंगे नेक्स्ट की कंपोजिशन ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक किस चीज़ से बना होता है हम वो ये आज देखेंगे। तो उसमें प्लास्टिक आर सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। तो प्लास्टिक क्या होता है, एक पॉलीमर होता है जिसका मोलिकुलर वेट कैसा होता है, हाई होता है। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम वन और मोर पॉलीमर्स टुगेदर विथ सर्टन एडिटिव्स। मतलब प्लास्टिक कैसे बनता है कि एक या दो पॉलीमर को ऐड करके और कुछ उसमें एडिटिव्स को ऐड करके हम क्या बनाते हैं, प्लास्टिक। सो द पॉलीमर कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक इज पॉलीइथिलीन, प्रोपिल, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, पॉलीमिथिल मिथोएक्रिलेट, पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट एंड पॉलीट्राइफ्लोरोइथिलीन। सो ये जो प्लास्टिक्स है यूजुअली हम इतने प्लास्टिक्स जो है वो प्लास्टिक की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, इतने पॉलीमर। सो उसमें एडिटिव्स कौन कौन से हैं? द एडिटिव्स included in plastic formulation are antioxidant, antistatics agent. So what do you mean by antistatics agent? So antistatics agent means compound used for the treatment of material or their surface in order to reduce or eliminate buildup of static electricity. मतलब कि वहाँ पर वो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिक की कंडक्टिविटी कम करने के लिए जो एजेंट हम उसमें डालते हैं, जो एजेंट हम उसमें एज एडिटिव यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीस्टैटिक एजेंट। एंड फिर डिफरेंट कलर उसमें हम ऐड करते हैं, लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं उसमें, प्लास्टिसाइजर्स ऐड करते हैं उसमें हम, एंड स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर क्यों? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए प्लास्टिसाइजर क्यों? ताकि वो आपस में मिक्स होके जो है वो अच्छी तरीके से प्लास्टिसिटी वहाँ पर उस प्लास्टिक की दे सके। उसके बाद में द इंडिविजुअल पॉलीमर्स हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सम ऑफ द पॉलीमर्स आर डिस्क्राइब लो। मतलब जितने भी हमने अभी पॉलीमर ऊपर देखे तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, उनके कुछ अपने अपने फ़ायदे हैं, कुछ अपने अपने स्पेसिफिकेशन है। तो उसमें से कुछ की स्पेसिफिकेशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट वाइडली यूज है वो है पॉलीइथिलीन। इसको हम पॉलीथीन भी बोलते हैं ना, पॉलीथीन नाम सुना है आपने, पॉलीथीन, कैरी बैग, ऐसे आप नाम सुनते हो ना। तो पॉलीथिलीन क्या होता है? इट इज़ फ्लेक्सिबल, वेरी लाइट बट टफ प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कैसी होती है? वो टफ होती है। इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर वेपर एंड डज नॉट डिटोरिएट विथ एज अनलेस इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब क्या कि ये जो प्लास्टिक है ये फ्लेक्सिबल होता है, लाइट वेट होता है एंड उसकी जो स्ट्रेंथ है वो टफ है। लेकिन और ये जो प्लास्टिक है उसकी खासियत है कि भाई इसमें से वाटर वेपर जो है वो परमिएबल नहीं होते, और हमने उसको अगर ज़्यादा दिनों के लिए किसी प्रिपरेशन में रखा तो वो डिटोरिएट नहीं होता। डिटोरिएट मीन्स व्हाट? कि उसकी साइज़ में वो साइज़ एंड शेप में उसमें चेंजेस नहीं होते उसके। लेकिन अगर हमने उसको सन हीट में या फिर उसको हमने सनलाइट के अंदर एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखा तो वो उसकी साइज़ वहाँ पर हमको चेंज मिल सकती है, देखने की चेंज साइज़ वहाँ पे उसको हमको मिल सकती है। It has high permeability to gases such as oxygen which can lead to deterioration of material stored in it। मतलब कि ये जो प्लास्टिक है इसमें से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में वो परमिएबल हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिटोरिएट हो सकता है। जो अंदर हमने सॉल्यूशन भर के रखा है वो डिटोरिएट हो सकता है। सो इट हैज़ परमेबिलिटी टू सर्टन ऑयल्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। मतलब कि इसमें से उसकी वो कुछ सर्टन ऑयल्स और सर्टन प्रिजर्वेटिव के लिए भी क्या है? परमिएबल है। इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट बीइंग इन द रेंज ऑफ 110 डिग्री सेल्सियस टू 115 डिग्री सेल्सियस। मतलब 110 से 115 उसका डिग्री सेल्सियस ये उसका टेम्परेचर है, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है जिसके ऊपर वो मेल्ट होता है। कंटेनर मेड फ्रॉम इट कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय हीट। मतलब कि अगर हम पॉलीइथिलीन को यूज़ करके कोई कंटेनर बनाते हैं तो हम उसको स्टेरलाइज नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि स्टेरिलाइजेशन के अंदर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर हम उसको हीट इसको हम देते हैं तो हीट की वजह से क्या होगा, वो प्लास्टिक डिटोरिएट या फिर उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ सकते हैं या फिर वहाँ पर मेल्ट हो सकता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग बॉटल्स, ट्यूबिंग्स एंड हीट सीलेबल पैकिंग्स फिल्म्स। मतलब क्या कि किस चीज़ के लिए जो पॉलीथिलीन है किस चीज़ के लिए बनता है, क्या बनता है, इससे बॉटल्स बनते हैं, ट्यूब्स बनते हैं, और हीट सीलेबल पैकिंग, मतलब देखा है आपने वो एक पैकिंग होती है जिसमें हम हीट से उसको पैक करते हैं, तो उस तरह की जो पैकिंग होती है, यानी देखो जैसे कि आप पानी पाउच अगर देखा होगा आपने, पानी का जो पाउच मिलता है तो उसकी जो पैकिंग होती है वो हीट से करते हुए है ना, तो उस तरह की पैकिंग को हम बोलेंगे हीट सीलेबल पैकिंग। हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज अ रिजिड प्लास्टिक विच हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू ऑयल। अगर हम उसमें हाई, इसकी टाइप है पॉलीथिलीन प्लास्टिक की हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन की एडवांटेज क्या है कि ये एक रिजिड प्लास्टिक होता है जो हाईली रेजिस्टेंस होता है ऑयल से, इट हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन बी स्टेरिलाइज बाय ऑटोक्लेविंग। तो ये जो प्लास्टिक होता है इसको हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग की मदद से। इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिस्पोजेबल सीरीज कंटेनर्स फॉर पैकिंग ऑफ अ नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। मतलब जो हमने हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन देखे तो वो जो है उसको हम स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं, और यूजुअली हम इससे क्या बनाते हैं, सिरिंज मीन्स व्हाट, जो इंजेक्शन का जो बॉडी होती है वो हम इससे बनाते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीविनिल क्लोराइड। तो जो पॉलीविनिल क्लोराइड होता है, तो पॉलीविनिल क्लोराइड उसको हम पीवीसी भी बोलते हैं, तो इट इज़ लेस फ्लेक्सिबल। तो पीवीसी क्या होता है, एज कम्पेयर टू पॉलीथीन लेस फ्लेक्सिबल होता है, हैवियर होता है, उसका जो हैवियर होता है एंड मोर परमिएबल टू वाटर वेपर एज कम्पेयर विद नॉर्मल पॉलीथीन। मतलब क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, इट इज़ वो जो है वो पॉलीथीन से कम फ्लेक्सिबल होता है, और जैसे हमने देखे थे पॉलीथीन लाइट वेट होता है लेकिन ये हैवियर होता है, और जो वाटर की परमेबिलिटी है उसमें मतलब वाटर जो है वो ज़्यादा, वाटर वेपर जो है वो ज़्यादा पास होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉलीथिलीन। इट हैज़ हाई क्लैरिटी एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय सनलाइट। मतलब क्या कि वो जो प्लास्टिक है वो हाई एकदम क्लियर होता है और वो सनलाइट से अफेक्ट नहीं करता। उसको अगर हमने सनलाइट में एक्सपोज किया तो वो उसका साइज एंड शेप चेंज नहीं करता जैसे कि पॉलीथिलीन करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आई ऑइंटमेंट ट्यूब्स। तो ये जो पीवीसी है ये आई ऑइंटमेंट के लिए या जो आइस की जो ड्रॉप बॉटल्स होती है उसके लिए हम बनाने में यूज़ करते हैं। पॉलीमिथिल मिथोएक्रिलेट। तो पॉलीमिथिल मिथोएक्रिलेट क्या है, इट इज़ हार्ड स्ट्रॉन्ग बट लाइट ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। मतलब क्या है ये एक हार्ड प्लास्टिक होता है जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होता, स्ट्रॉन्ग होता है बट लेकिन उसका जो वेट है वो कैसे होता है, कम होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इट सॉफ्टन्स एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग बॉटल्स एंड ट्यूब्स। तो जो पॉलीमिथिल मिथोएक्रिलेट जो प्लास्टिक है वो बॉटल्स और ट्यूब्स उसकी बनती है। नेक्स्ट है पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन क्या है, इट इज़ अ हार्ड रिजिड लाइट मटेरियल। मतलब क्या है वो एक हार्ड और रिजिड मटेरियल है लेकिन उसका जो वेट है साथ ही साथ वो क्या है, लाइट है। इट कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू एनी शेप। ये जो प्लास्टिक है हम उसको किसी भी शेप में इजीली मोल्ड कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग बॉटल्स, ट्यूब्स, जार्स, बॉक्स, सिरिंजेस। तो ये जो पॉलीस्टीरीन है इसकी ज़्यादातर क्या बनती है, बॉटल्स बनती है, ट्यूब्स भी बनती है, जार्स भी बनते हैं, बॉक्स भी बनते हैं और सिरिंज भी बनती है। नेक्स्ट है पॉलीटेट्राफ्लोरोमिथिलीन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोमिथिलीन क्या है, इट इज़ अ ट्रांसल्यूसेंट epoch and possesses high resistance to solvent and chemical. It is unchanged even at the temperature of 250 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अनचेंज, उसका जो साइज एंड शेप, जैसे कि आप देखेंगे प्लास्टिक को अगर हम हीट देते हैं तो उसकी साइज एंड शेप चेंज हो जाती है, लेकिन ये उसको हमने अगर 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी हीट किया तो वो उसकी साइज और शेप चेंज नहीं होती। और ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या कि ट्रांसल्यूसेंट मीन्स अलाउिंग लाइट बट नॉट डिटेल शेप टू पास थ्रू। मतलब कि ट्रांसपेरेंट मतलब क्या है कि उसमें से लाइट पास हो सकती है। इसके बाद में एपॉक मीन्स व्हाट, नॉट एबल टू बी सीन थ्रो नॉट ट्रांसपेरेंट। मतलब कि ये जो पॉलीटेट्राफ्लोरोमिथिलीन है ये क्या है कि ये
जैसे कि हमने देखा कि पिछले प्लास्टिक जो है वो क्लियर होते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। तो इसी तरह से पॉलीप्रोपिलीन मतलब क्या, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब इसकी डेंसिटी जो पॉलीप्रोपिलीन है इसकी क्या है, हाई डेंसिटी होती है, इट इज़ वेरी लाइट एंड हीट रेजिस्टेंस। तो मतलब क्या है, ये लाइट वेट होता है और हीट रेजिस्टेंस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 170 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बी ऑटोक्लेव्ड रिपीटेडली। तो ये जो है प्लास्टिक, इसको हम ऑटोक्लेव रिपीटेडली मतलब बार बार इसको हम ऑटोक्लेव कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग डिस्पोजेबल सिरिंज, ट्यूबिंग्स, स्क्वीज बॉटल एंड पैकेजिंग फिल्म्स। तो इस तरह की मटेरियल्स हम इसके बना सकते हैं। इसके बाद में पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड मतलब कि नायलॉन, नायलॉन जिसे आप सुने होंगे, नायलॉन किसको बोलते हैं। सो इट इज़ वेरी टफ प्लास्टिक हैविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस। तो ये जो प्लास्टिक होता है ये सबसे ज़्यादा टफ प्लास्टिक होता है और वो जो है वो फ्लेक्सिबल भी होता है और हीट रेजिस्टेंस भी होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। इट कैन बी ऑटोक्लेव रिपीटेडली, हम उसको बार बार ऑटोक्लेव कर सकते हैं। एंड नायलॉन हैज़ इलेक्ट्रोनिगेटिव पोलर सेंटर्स एंड टेंड्स टू अट्रैक्ट सेवरल कॉमन प्रिजर्वेटिव सच एज फिनॉल, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड इट्स ईस्टर्स। मतलब ये जो प्लास्टिक है पॉलीअमाइड्स है जिसको हम नायलॉन बोलते हैं, ये इसके क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज इसमें ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जो प्रिजर्वेटिव्स है लाइक फिनॉल, पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और उसके एस्टर्स, तो उसको क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं उसकी तरफ। एंड नायलॉन इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरिंज, ट्यूबिंग्स एंड पैकिंग फिल्म्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि ये जो नायलॉन है इसका यूजुअली ज़्यादातर यूज़ कहाँ पर होता है, सिरिंज बनाने में, ट्यूबिंग्स बनाने में और पैकेजिंग फिल्म बनाने के अंदर इसका यूज़ होता है और सर्जिकल प्रिपरेशन और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट। सो पॉलीकार्बोनेट इज़ अ ट्रांसपेरेंट हैज़ हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ एंड वेरी गुड हीट रेजिस्टेंस। तो क्या है ये, वेरी गुड, इसकी हीट रेजिस्टेंस कैसी होती है, ज़्यादा होती है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। तो ये कौन सी प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं हम, एज अ सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स। तो in the classification of plastics are classified into two groups according to their behavior when heated। मतलब कि जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं तो हमको दो तरह के बिहेवियर देखने को मिलते हैं। तो उनके उस दो तरह के बिहेवियर के ऊपर से हमने प्लास्टिक को क्लासीफाई किया है। तो उसमें पहला क्लासिफिकेशन है, उसका पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिक। So in thermoplastic, this type of plastic gets softened to a viscous fluid on heating and hardens again on cooling। मतलब जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसको अगर हमने हीट किया तो हीट करने पर वो क्या होगा, वो सॉफ्ट होता है और सॉफ्ट होने के बाद हमने उसको जब कूल किया तो फिर वो क्या करता है, वापस हार्ड हो जाता है। जैसे कि आपके दिमाग में क्या रहा होगा अभी कि आपने किसी प्लास्टिक को हीट किया तो आप देखोगे कि उसका प्लास्टिक का एकदम विस्कस सा फ्लूइड बनता है, फिर आपने उसको हीटिंग रोक दिया, उसको कूल कर दिया वहीं पे, तो वहाँ पर वो हार्ड फॉर्मेशन हो जाता है उसका वहाँ पे। तो इस तरह की प्लास्टिक को हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। तो ऐसा क्यों होता है, आफ्टर कूलिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज और इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन द लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल। मतलब कि जो लॉन्ग चेन मतलब प्लास्टिक क्या होता है, ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से बना होता है और उसके अंदर क्या है, अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से हमको इस तरह की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो उसकी एग्जांपल है नायलॉन, पॉलीस्टीरीन एंड पॉलीमिथिल मिथाइक्रिलेट। अगर हम इस तरह की प्लास्टिक को हीट प्रोवाइड करते हैं तो पहले वो विस्कस लिक्विड फॉर्म करेंगे और फिर हमने इसको कूल किया तो फिर वो वापस हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग टाइप के होते हैं, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक में बी बिकम फ्लेक्सिबल बट नॉट बिकम फ्लूइड ऑन हीटिंग। मतलब क्या कि ये जो प्लास्टिक है ये हीट करने पर फ्लेक्सिबल तो हो जाते हैं, लेकिन वो जो है वो क्या नहीं होते, फ्लूइड नहीं बनते, वो बस क्या होते हैं, वो सॉफ्ट फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं बनता उसका, वहाँ पे फ्लूइड नहीं बनता उसका। दे आर जनरली हार्ड एंड ब्रिटल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज। यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज होने की वजह से वो कैसे होते हैं, हार्ड। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकेज नहीं होती।
दे रिटेन देयर शेप इवन अप टू द टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन। मतलब उनको अगर हमने हाई टेम्परेचर के ऊपर रखा तो वो प्लास्टिक जो है वो उसका साइज एंड शेप चेंज नहीं करता, वो वहाँ पर जल जाता है लेकिन साइज और शेप उसका चेंज नहीं होता। तो इस तरह की प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोसेटिंग टाइप। उसकी एग्जांपल है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स एंड द प्लास्टिक्स। तो आपको ये दो चीज़ें कैसे याद रखनी है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। की भी थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो हीट अप्लाई करने पर उसका फ्लूइड फॉर्म होता है और फिर वो कूल करने पर वापस हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होते हैं वो सिर्फ फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन वो फ्लूइड फॉर्म नहीं करते। वो अगर हमने उसको और ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर हीट किया तो फिर वो क्या होते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, लेकिन उसका साइज और शेप चेंज नहीं करते। Next we will see the plastic used for the packing of pharmaceutical products should be tested for any extract coming out of after treating with acids, alkalis, waters and organic solvent which are included in the formulation। मतलब कि ये जो फॉर्मुलेशन है, ये जो प्लास्टिक है वो पहले टेस्ट करते हैं कि वो किसी तरह का उसमें से एक्सट्रैक्ट जो है कुछ पोर्शन जो उस प्लास्टिक से हमारी प्रिपरेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो हम उसको पहले टेस्ट करते हैं। तो कैसे टेस्ट करते हैं उसका हमको एक्सपेरिमेंट है सेकेंड ईयर में, तब हम उसको देखेंगे कि हम उसको कैसे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स। सो मेटल्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स। द मेटल्स कॉमनली यूज फॉर द पर्पस आर एल्यूमिनियम, टिन प्लेट स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड टिन एंड लीड। मतलब देखो भाई, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई हम किस किस कंटेनर में कैसे कैसे पैकिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा भाई कि हम ग्लास कंटेनर्स में फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट की पैकिंग कर सकते हैं, प्लास्टिक में कर सकते हैं। अब मेटल, अब हम क्या देखने वाले हैं कि भाई मेटल्स में हम कैसे करते हैं पैकिंग को। तो मेटल नाम सुनने के बाद में आपके जहन में कुछ कंटेनर्स आ रहे होंगे, लाइक कोलगेट का जो डिब्बा होता है या जो कंटेनर होता है वो टीन का बना होता है ना। फिर जो क्रीम्स होते हैं, जो ऑइंटमेंट्स होते हैं वो एल्यूमिनियम की फिल्म से बने होते हैं या टीन से बने होते हैं। इस तरह से आपके जहन में मेटल्स की पैकेजिंग के लिए जो कंटेनर बोलने के बाद इस तरह के मटेरियल्स आपके जहन में आ रहे होंगे। तो मेटल्स आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर्स। द मेटल्स कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस आर एल्यूमिनियम, टिन प्लेट स्टील, स्टील, टिन एंड लीड। तो जो कॉमनली यूज मेटल्स है जिसका हम कंटेनर बनाते हैं तो कौन कौन से, एल्यूमिनियम, टिन प्लेट, स्टील एंड स्टेनलेस स्टील, टिन एंड लीड। तो ये कंटेनर है ये मेटल्स है जिसका हम कंटेनर्स बनाते हैं। सो उसके एडवांटेजेस देखेंगे उसमें। दे आर स्टडी। स्टडी मीन्स वॉट, वो हार्ड होते हैं, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक एंड ग्लास। दे आर इम्परमेबल टू लाइट, मॉइस्चर एंड गैसेस। तो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि जो प्लास्टिक है ना उसमें लाइट ट्रांसफ़र हो सकती है, ना मॉइस्चर ट्रांसफ़र हो सकता है, ना किसी तरह की गैस उसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। दे कैन बी मेड इनटू रिजिड अनब्रेकेबल कंटेनर्स बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। मतलब इम्पैक्ट, व्हाट डू मीन बाय इम्पैक्ट एक्सट्रूजन? इम्पैक्ट एक्सट्रूजन मीन्स ऐसा जिसको हम बोलेंगे साँचा, जिसको बोलेंगे हम कि हम साँचे में एक साँचा होता है जिसमें हम हमारा मेटल रख के उसको पंच करते हैं। तो पंच करने के बाद में वो जिस तरह की शेप लेता है तो उस तरह की शेप को प्रोवाइड करना by using a punching machine or punch on that particular mold. So this type of method for making the container are called as impact extrusion. Impact से आपको समझ में आ रहा है कि impact मतलब ज़ोर से मारते होंगे ना, तो impact तो मतलब जो पिस्टन होता है वो हम ज़ोर से इम्पैक्ट करते हैं और उसको हम उस तरह के साँचे में फिर ढालते हैं। तो उसी तरह से दे कैन बी मेड इनटू रिजिड, दे आर लाइट इन वेट एज कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर्स। मतलब इसका जो वेट है वो एज कम्पेयर टू ग्लास कंटेनर्स कैसे होता है, लाइट होता है। लेबल्स कैन बी प्रिंटेड डायरेक्टली ऑन देयर सरफेस। मतलब जो इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं उसको हम लेबल्स जो है वो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं उसके ऊपर। द मेटल कंटेनर्स हैव द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। तो भाई इस कंटेनर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? दे आर एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं यूजुअली, जाहिर सी बात है अगर वो मेटल है तो महंगा ही होगा। दे मे शेड मेटल पार्टिकल्स इनटू द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब कि क्या कि जो मेटल्स के पार्टिकल्स है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद में दे आर नॉट जनरली यूज फॉर एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग। तो एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग मीन्स व्हाट? सो एक्सट्रीम पोरोनियस डिस्पेंसिंग मीन्स
कि पुराने ज़माने में भाई जैसे कि हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब कि पुराने ज़माने में क्या करते थे, अभी जैसे कि हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करती है और हम उसको स्ट्रिप जो है वो उतना डिस्पेंस कर देते हैं। लेकिन हमको पहले क्या होता था कि पहले हमको खुद प्रिपेयर करना होता था, तो उस टाइम पे हम जो फार्मासिस्ट जो है वो उसको ग्लास कंटेनर ये यूज़ नहीं होते जब फार्मासिस्ट खुद कोई प्रिपरेशन को बनाता है तब। सो दे रिएक्ट विथ सर्टन केमिकल्स और ड्रग्स। तो ये जो प्रिपरेशन, ये जो मेटल्स है वो सर्टन केमिकल्स से और सर्टन ड्रग्स के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। सो एल्यूमिनियम, टीन एंड लीड आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलैप्सिबल ट्यूब्स। मतलब कि एल्यूमिनियम, टीन जो है वो कोलैप्सिबल ट्यूब्स, मतलब क्या आपने देखा होगा कि क्रीम की जो ट्यूब होती है आप उसको आसानी से कोलैप्स कर सकते हैं, आसानी से उसको आप मोड़ सकते हो, आसानी से उसमें से आप क्रीम को जो है वो बाहर निकाल सकते हो। द कोलैप्सिबल ट्यूब्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। उसके अलग अलग साइज़ के अंदर वो ट्यूब्स अवेलेबल है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम टीन आर प्रिफर्ड बिकॉज दे आर कंपैटिबल विद अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस मेटल को हम सिलेक्ट करते हैं ट्यूब्स बनाने के लिए वो है टीन, क्योंकि वो एक वाइड रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ क्या है, स्टेबल है। एंड द कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम आर लाइट इन वेट एंड आर मोस्टली यूज फॉर टूथपेस्ट एंड क्रीम। मतलब जो एल्यूमिनियम टीन से जो ट्यूब्स बनी होती है वो ज़्यादातर जो है वो पेस्ट या फिर जो है वो टूथपेस्ट या क्रीम्स हम उसमें के लिए हम उसको बनाते हैं। दीज आर लेस कॉस्टली एंड कोलैप्सिबल ट्यूब्स मेड फ्रॉम टीन। मतलब क्या कि जो एल्यूमिनियम ट्यूब है वो लेस कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू कोलैप्सिबल टीन से। If the product is not compatible with the bare metal, the interior of the collapsible tube can be coated with wax type formulation or with resin solution। मतलब क्या कि जो टीन है, जो मेटल का जो हमने सिलेक्शन किया है, अगर वो मेटल हमारे प्रोडक्ट जो हम उसमें पोर करके रखने वाले हैं, भर के रखने वाले हैं, उससे वो स्टेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो प्लास्टिक जो कंटेनर है उसको हम अंदर से एक फिल्म, रेजिन्स की एक फिल्म लगाएंगे वहाँ पे, या फिर वैक्स लगाएंगे वहाँ पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अगर कंटेनर को देखते हो तो उसके अंदर से प्लास्टिक की एक लेयर लगी होती है। तो वो किस लिए होती है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर कंटेनर से या फिर उस मेटल से रिएक्ट ना करे। तो वहाँ पर वैक्स टाइप फॉर्मुलेशन होता है, या फिर हम वहाँ पर उसको और किसी वैक्स से कोटिंग करते हैं उसकी, या फिर कोई रेजिन सॉल्यूशन। सो वैक्स लाइनिंग आर मोस्टली यूज्ड विद वाटर बेस्ड प्रोडक्ट इन ट्यूब्स। मतलब जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि जो मेटल है उसके साथ में वाटर रिएक्ट करता है, तो इसलिए ऐसी प्रिपरेशन जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो हम इस तरह की प्रिपरेशन को जो है वो वैक्स लाइनिंग कोटेड हम कंटेनर यूज़ करते हैं, या ये उस तरह की मेटल हम यूज़ करते हैं। तो द इपोक्साइड एंड विनील्स आर यूज्ड एज अ लाइनिंग मटेरियल फॉर एल्यूमिनियम ट्यूब विच यूज बेटर प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट फिल इन इट। मतलब कि क्या कि जो इपोक्साइड है और जो विनील्स है, तो जैसे कि पॉलीविनील्स है ना, इस तरह से, तो ये जो होते हैं ये ज़्यादा बेटर वे में लाइनिंग या फिर अंदर की कोटिंग प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर इस तरह के मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। The metal containers are also used for bulk packing of tablet, capsule, powders and food materials etc. तो मतलब जो मेटल कंटेनर है वो बल्क यानी कि बहुत ज़्यादा बल्क की प्रिपरेशन के लिए, लाइक टैबलेट्स की, कैप्सूल्स की, पाउडर्स की और फूड मटेरियल्स के लिए भी हम उसको, यानी कि इतने बड़े डब्बे भी उसके हम बना सकते हैं। मेटल फॉयल में बी यूज फॉर वैपिंग इंडिविजुअल सपोजिटरीज और पेसरीज, हाउएवर इट इज़ मेनली यूज इन द स्ट्रिप पैकेजिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग। मतलब हम जो मेटल की फॉयल होती है, देखा आपने मेटल की फॉयल जो इस तरह की स्ट्रिप होती है, उसको हम सब कट करके लेते हैं, पूरी मेटल की बनी होती है वो इस तरह से, तो उस तरह की फॉयल जो हम सपोजिटरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड पेपर एंड बोर्ड। सो अभी हमने अब तक के देखा कि भाई प्लास्टिक के कंटेनर कौन से होते हैं, ग्लास कंटेनर का क्या यूज़ है, फिर उसके बाद में देखा मेटल्स के किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे पेपर एंड बोर्ड, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई पेपर से कैसे हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को पैक करेंगे। बोर्ड्स मतलब क्या है कि पेपर जो हार्ड फॉर्म में होता है, जिसको हम पुट्ठा बोलते हैं, है ना, जो इस तरह से हार्ड फॉर्म के अंदर होता है, इसको क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। तो इस तरह से क्या बन सकता है उसका, तो
इस फार्मास्यूटिकल के अंदर पेपर एंड बोर्ड्स की पैकेजिंग हम किस चीज़ के लिए करते हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे, जैसे कि 10 हमने क्या बोलते हैं प्रिपरेशन बनाई है और उसको हमको पैक करना है, एक ही जगह पे उसको हमको देना है। तो हम क्या करेंगे, एक कार्टून में या पेपर में रैप करके उसको हम देंगे। तो उस तरह की पैकिंग को हम कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। सो पेपर एंड बोर्ड आर यूज इन वेरियस फॉर्म ऑफ पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। दे आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग आउटर कंटेनर्स सच एज कार्टून, बॉक्सेस, इन्वॉल्व एंड ड्रम्स टू प्रोवाइड एडिशनल मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मतलब जो पेपर्स होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आउटर कंटेनर हम बना सके हमारे प्रोडक्ट को रखने के लिए, ताकि हमको और ज़्यादा बेटर वे में स्ट्रेंथ वहाँ पर मिले, है ना। और एग्जाम्पल क्या है उसकी, स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स, सपोजिटरीज एंड पेसरीज में बी पैक्ड इन एन आउटर पेपर बोर्ड कार्टून। मतलब देखो, जैसे कि आप कोई टैबलेट लेने जाते हो, अगर आपने उसका एक पूरा स्ट्रिप लिया तो आपको वो एक प्लास्टिक के खोखे में आती है, या फिर आप अगर किसी ऑइंटमेंट की बात करते हो तो ऑइंटमेंट जो भी होता है वो एक प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर के अंदर वहाँ पर हमको मिलता है। तो इस तरह से पेपर और बोर्ड का वहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो जो पेपर और बोर्ड है, जितनी भी ऐसी प्रिपरेशन है जो 500 से कम के अंदर होती है, हम उसको इसको हम पेपर और बोर्ड्स के कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। स्लाइड पेपर बोर्ड बॉक्सेस सुटेबिलिटी लाइन और मे बी यूज फॉर एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंस सपोजिटरी पेसरी एंड पाउडर्स। मतलब कि क्या, कि जो पेपर है, कार्टून है, जो स्लाइड पेपर जिसको हम बोलते हैं, उस तरह के पेपर्स को हम बॉक्स क्रिएट करने के लिए भी बना सकते हैं, और सपोजिटरीज डिस्पेंस करने के लिए, पेसरीज डिस्पेंस करने के लिए, और अगर हमको पाउडर्स को डिस्पेंस करना है तो हम इस तरह के पेपर एंड बोर्ड्स की मदद से एक एक्सटर्नल पैकेजिंग या एक्सटर्नल कंटेनर भी बना सकते हैं, जो कि क्या करता है, एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी प्रिपरेशन को। सो नेक्स्ट इज क्लोजर्स। सो व्हाट डू मीन बाय क्लोजर्स? क्लोजर मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्लोजर्स मतलब जो हमारा कंटेनर होता है उसके ऊपर जो हम ढक्कन लगाते हैं, सिंपल लैंग्वेज जिसको हम ढक्कन बोलते हैं या कैप बोलते हैं, तो वो कैप जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी जो हमने देखा, अब तक हमने जो देखा वो ये देखा कि भाई प्लास्टिक्स जो कंटेनर्स होते हैं वो किस किस चीज़ों से बने होते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी यहाँ पे आज, कि भाई ग्लास कंटेनर्स कैसे होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर कैसे होते हैं, मेटल के कंटेनर कैसे होते हैं, और जो है वो पेपर और बोर्ड के कंटेनर कैसे होते हैं। तो इन सबको बनाने के बाद हमको इनको पैक करने के लिए जो क्लोजर्स बनाते हैं हम, वो किस तरह से बनाएंगे, उसमें कौन सा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।